नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट। आज की हमारी चर्चा का विषय है परिवर्तन और परिवर्तनशीलता, जिसे प्रस्तुत किया है डॉक्टर अशोक आकाश के आलेख के आधार पर। समय की गति सदा गतिशील रही है। सूर्योदय से लेकर निशा तक, ऋतु से वर्ष तक, सृष्टि के प्रत्येक आयाम में परिवर्तन का ही विधान है। इन्हीं परिवर्तनों के बीच समाज, संस्कृति और विचारों की नई दिशा आकार लेती है। कोरोना के दौर से लेकर शिक्षा, पर्यावरण और सेना तक हर क्षेत्र में बदलाव का स्वर सुनाई देता है। यह विचारात्मक आलेख अक्टूबर 2023 में सुरता साहित्य में प्रकाशित हुआ था। अतः कृपया इसे उस समय की परिस्थितियों और संदर्भ में ही देखें, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री का उल्लेख तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है। तो आइए अब सुनते हैं डॉक्टर अशोक आकाश के प्रेरक विचार, जो परिवर्तन को केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानते हैं। नमस्कार जी। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हमारे अस्तित्व का ही दूसरा नाम है, परिवर्तन और परिवर्तनशीलता। जी। ये चर्चा डॉक्टर अशोक आकाश के एक लेख पर आधारित है, जो सुरता साहित्य की धरोहर से लिया गया है। हाँ। हमारा इरादा है इस लेख के जरिए परिवर्तन के विभिन्न रंगों और आयामों को समझना, मतलब वो पहलू जो हमारे जीवन, समाज और यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी को लगातार आकार दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी विषय है ये। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेख की बुनियाद इस सरल लेकिन गहरे सत्य पर टिकी है कि बदलाव ही प्रकृति का स्थायी भाव है। जी। कुछ भी स्थिर नहीं है। सही बात है। दिन रात में ढलता है, महीने साल बनते हैं, मौसम बदलते हैं। ये निर्माण, विनाश और फिर से निर्माण का एक अंतहीन सिलसिला है ना? हाँ बिल्कुल। और कोरोना महामारी का उदाहरण तो एकदम ताजा है। हाँ, वही मैं कहने वाला था। उस संकट ने हमें न सिर्फ अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत सिखाई, जी, बल्कि कहीं न कहीं इसने हमें बेहतर बनने की एक नई उम्मीद भी दी। हाँ, कुछ हद तक हमें सोचने पर मजबूर किया। तो आज हम इस लेख के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि लेखक ने परिवर्तन की इस विशाल तस्वीर को किन किन कोणों से देखा है। प्रकृति से लेकर शिक्षा नीतियों तक, व्यक्तिगत संघर्ष से लेकर सामाजिक बदलावों तक, और शासन की नई पहलों से लेकर जलवायु परिवर्तन की चेतावनियों तक। देखते हैं ये विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है। शुरुआत होती है समय के साथ कदम मिलाने की जरूरत से। लेखक एक बहुत ही सहज उदाहरण देते हैं, जैसे साल बदलते ही हम पुराना कैलेंडर हटाकर नया लगा देते हैं। हाँ, क्योंकि पुराने की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रही। ठीक वैसे ही जीवन में भी बदलावों को अपनाना, उनके साथ ढलना जरूरी है। सही है। अनुकूलन, अडेप्टेशन जिसे कहते हैं। हाँ, अनुकूलन। कोविड ने हमें सिखाया कि सुरक्षा उपायों के साथ कैसे जीना है, कैसे सतर्क रहना है। और स्रोत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में विकास के प्रयासों का जिक्र है, जी। जिन्हें परिवर्तन और समय के साथ अनुकूलन के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। और ये अनुकूलन का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, ये हमारे अंदर भी घटित होता है। अच्छा। हाँ, लेख में बच्चे का माँ की गोद से उतरकर चलना सीखने का जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, वो तो है। ये दिखाता है कि विकास का पहला कदम ही यथास्थिति को बदलने से शुरू होता है। बच्चा गोद की सुरक्षा छोड़ता है, गिरता है, उठता है, हाँ, हाँ। और अंततः चलना सीखता है। ये अवस्था के अनुरूप एक अनिवार्य और सकारात्मक परिवर्तन है, जी। जो व्यक्तिगत विकास की नींव रखता है। अनुकूलन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, ये विकास का एक सक्रिय हिस्सा है। की बात हो या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 का लागू होना, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की। हाँ, वो आरटीई एक्ट। जी। एक और दिलचस्प बदलाव का उल्लेख है समतुल्यता परीक्षा को हटाकर मुक्त विद्यालय के जरिए सीधे 10वीं की परीक्षा देने की व्यवस्था। हाँ, और इसके पीछे का उद्देश्य तो स्पष्ट है, उन बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना जिन्होंने किसी कारणवश प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, और उनके लिए आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान करना।
लेकिन स्रोत यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है जो नीति निर्माण की जटिलताओं को दर्शाता है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या ये कदम शाला त्यागी बच्चों को वापस स्कूल लाने की जो असल जमीनी चुनौती है उससे बचने का एक आसान रास्ता तो नहीं? अच्छा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर नीतिगत बदलाव जो सतह पर प्रगतिशील लगता है वास्तव में समस्या की जड़ तक पहुंच रहा है। मतलब प्रयोगधर्मिता आवश्यक है, पर उसके परिणामों और संभावित अनपेक्षित प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, और परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। इसमें अक्सर संघर्ष और तपिश शामिल होती है। सही कहा। लेखक ने इसे समझाने के लिए लोहार का एक बेहद प्रभावशाली रूपक इस्तेमाल किया है। सोचिए, लोहे का एक साधारण सा टुकड़ा कैसे एक शक्तिशाली हथौड़े में बदलता है। हाँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है। पहले उसे आग में गलाने की हद तक तपाया जाता है, फिर जब वो नरम होता है तो उसे निहाई पर रखकर घन और हथौड़ी से सोच समझकर जरूरत के मुताबिक चोटें मारी जाती हैं। उसे एक निश्चित आकार दिया जाता है। इसके बाद उसे तेजी से ठंडे पानी में डालकर सख्त बनाया जाता है, जिसे पानी चढ़ाना कहते हैं। जी, टेम्परिंग। हाँ, और अंत में उसमें एक मजबूत लकड़ी का हत्था यानी बेंट लगाई जाती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही वो लोहे का टुकड़ा एक ऐसा मजबूत औजार बनता है जो कठोर पत्थर को भी तोड़ सकता है। ये सिर्फ संघर्ष का उदाहरण नहीं, बल्कि गढ़े जाने की प्रक्रिया का प्रतीक है। ये बताता है कि ताकत सिर्फ दबाव सहने से नहीं आती, बल्कि उस दबाव को एक निश्चित दिशा और आकार देने से आती है। जैसे लोहार लोहे को सोच समझकर आकार देता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष हमें गढ़ते हैं, बशर्ते हम उनसे सीखें और सही दिशा में प्रयास करें। बिल्कुल। स्रोत में सूरज का उदाहरण भी है। सूरज खुद जलता है, तपता है, तभी उसकी किरणें दुनिया से अंधेरा मिटा पाती हैं। सही बात है। जो तपता नहीं, वो सूरज नाम का होकर भी रोशनी नहीं दे सकता। संघर्ष जब उद्देश्यपूर्ण होता है, तभी वो व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाता है, उसकी कीर्ति फैलाता है। ये परिवर्तन की कीमत भी है और उसका पुरस्कार भी। अब बात करते हैं परिवर्तन के उस पहलू की जो आजकल शायद सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, पर्यावरणीय परिवर्तन, खासकर जलवायु परिवर्तन। हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेखक इसके खतरों को लेकर कोई लाग लपेट नहीं करते। वे सीधे सीधे उदाहरण देते हैं। कहीं बेमौसम सूखा पड़ रहा है, तो कहीं अचानक आई बाढ़ पहाड़ों पर बसे शहरों को बहा ले जा रही हैं। जी। कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है कि रेल की पटरियां फैलकर मुड़ जा रही हैं, तो कहीं इतनी सर्दी कि घरों के पानी के पाइप फट रहे हैं। हाँ, ये सब हम देख ही रहे हैं। पिछले साल यूरोप और अमेरिका में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में महीनों तक लगी आग और बर्फीले तूफानों का कहर, ये सब महज खबरें नहीं बल्कि चेतावनी के बड़े बड़े अक्षर हैं। और स्रोत की भाषा यहाँ बहुत स्पष्ट और तीखी है। अब तो चेत जाओ, अपनी भूलों का प्रायश्चित कर लो। हाँ, ये महज एक भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि एक तार्किक चेतावनी है। मौसम का ये अप्रत्याशित और चरम व्यवहार हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट का सीधा प्रमाण है। बिल्कुल। तापमान में अनियमितता, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ये खतरा अब दूर नहीं बल्कि हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि 20वीं सदी में विज्ञान और विकास के नाम पर जो अंधाधुंध प्रयोग हुए, उनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए अब तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हाँ, ये तो है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है। विकसित देशों के पास शायद इससे निपटने के लिए संसाधन ज्यादा हों, लेकिन गरीब और विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद की सख्त जरूरत है। सही। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात मायने रखती है, वो है हर नागरिक की व्यक्तिगत जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक पहल। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर। जी, प्रदूषण कम करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ये छोटे छोटे कदम अब सामूहिक रूप से बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अब कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं, बल्कि जीवन बचाने की अनिवार्य शर्त बन गया है। सही कहा। अच्छा, परिवर्तन की बात सिर्फ प्रकृति या व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, ये शासन प्रशासन के स्तर पर भी दिखती है। जी हाँ। लेख में छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का उल्लेख एक प्रयोगात्मक और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली पहल के रूप में किया गया है। हाँ, ये काफी चर्चित योजना रही है। स्रोत का मानना है कि यदि इस योजना को पूरी ईमानदारी और सही मंशा से लागू किया जाए तो इसमें विश्व स्तर पर एक मिसाल कायम करने की क्षमता है। ये वाकई एक दिलचस्प उदाहरण है
कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आधुनिक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। नरवा यानी छोटे नालों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन, हाँ, जिससे सिंचाई और भूजल स्तर सुधरे। गरवा यानी पशुधन, खासकर गायों का संरक्षण और उनके लिए गांवों में सामूहिक व्यवस्था, गोठान बनाना। गुठान। हाँ। घुरवा यानी कचरे, खासकर गोबर और कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद बनाना। और बाड़ी यानी घर के पिछवाड़े में पौष्टिक सब्जियां उगाना। अच्छा, ये चारों चीजें मिलके काम करती हैं। जी। स्रोत बताता है कि कैसे गोबर और गाय, जिन्हें अक्सर केवल धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक मान लिया जाता था या कभी-कभी निकृष्ट भी समझा जाता था, हाँ, ये बात तो है। उन्हें इस योजना के जरिए आर्थिक उन्नति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का साधन बनाने का प्रयास किया गया है। गोबर से बने दीपक, गमले, पेंट, कंडे, केचुआ खाद, अगरबत्ती जैसे उत्पाद न केवल किसानों और पशुपालकों को आय दे रहे हैं, बल्कि शहरी लोगों में भी कौतूहल और रुचि जगा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इन उत्पादों के बारे में। बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है, ऐसा स्रोत का आकलन है। यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर सोचा समझा परिवर्तन कैसे बहुआयामी लाभ दे सकता है, बशर्ते क्रियान्वयन सही हो। बिल्कुल। अच्छा, समाज में एक और बहुत बड़ा और जरूरी परिवर्तन जो आकार ले रहा है वो है लैंगिक समानता की दिशा में। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन सहित भर्ती के ज्यादा अवसर खोलने के फैसले को स्रोत लैंगिक भेद मिटाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानता है। हाँ, बिल्कुल। यह उन महिला अधिकारियों के वर्षों के संघर्ष और लैंगिक समानता के लिए आवाज उठाने वाले संगठनों की एक बड़ी जीत है। निश्चित रूप से यह उन सदियों पुरानी धारणाओं और मिथकों को चुनौती देता है जो मानते थे कि सेना या युद्ध का क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए है। हाँ, जबकि हमारा अपना इतिहास ऐसी धारणाओं को झुठलाता है। हाँ, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पुरुष सैनिकों का ही वर्णन प्रमुख है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कैकेयी, अच्छा। हाँ, जिनका देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ युद्ध कौशल का वर्णन मिलता है, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान जैसी अनगिनत वीरांगनाओं ने न केवल युद्ध लड़े बल्कि नेतृत्व भी किया और पुरुषों के वर्चस्व को सीधी चुनौती दी। सही बात है, इतिहास में कई उदाहरण हैं। जी, स्रोत एक रोचक ऐतिहासिक तथ्य भी सामने रखता है कि पुराने जमाने में विशेषकर बाहरी आक्रमणों के खतरे के बीच कई राजा महाराजा अपने राज्य के किशोर किशोरियों, लड़के लड़कियों दोनों को समान रूप से शस्त्र विद्या सिखाते थे। अच्छा, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी राज्य की रक्षा कर सकें। तो अब भारतीय सेना स्रोत के शब्दों में जेंडर न्यूट्रल बनने की ओर अग्रसर है। हाँ, कह सकते हैं। ये पारंपरिक पुरुषवादी सोच से आगे बढ़कर योग्यता और क्षमता को महत्व देने का संकेत है। ये उन बहादुर लड़कियों और महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनमें सिर्फ देश प्रेम का जज्बा ही नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का साहस और समर्पण भी है। और ये बदलाव सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। आज सशस्त्र बल हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान हो या फिर सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हाँ, ये तो दिख रहा है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह सब थाली में परोस कर नहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे महिलाओं का एक लंबा और कठिन संघर्ष रहा है, चाहे वो सेना में स्थायी कमीशन पाने की कानूनी लड़ाई हो या कठिन से कठिन मोर्चों पर अपनी काबिलियत साबित करने की चुनौती हो। न्यायपालिका ने भी इस बदलाव में सकारात्मक भूमिका निभाई है। ये परिवर्तन दरअसल सतत प्रयासों, दृढ़ इच्छा शक्ति और बाधाओं को पार करने के हौसले का परिणाम है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेख का समापन एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह आह्वान करता है कि व्यक्तिगत और दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर देश को विकसित बनाने के लिए जो भी सार्थक प्रयास हो रहे हैं उनका समर्थन किया जाना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बल देता है कि स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन के लिए व्यवस्था के सभी अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है। जी, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यप्रणाली में सुधार
और एक मजबूत दूरदर्शी नेतृत्व ही आर्थिक प्रगति, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संतुलन जैसे लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। इसके सुखद परिणाम शायद तत्काल न दिखें, लेकिन भविष्य में वे निश्चित रूप से सामने आएंगे। हाँ, दूरगामी परिणाम। इसमें साहित्य और कला जगत की भूमिका को भी अनदेखा नहीं किया गया है। जैसे बालोद की मधुर साहित्य परिषद का उदाहरण दिया गया है, जो अपनी पत्रिका के माध्यम से जन चेतना जगाने और राष्ट्रीय एकता को बल देने का प्रयास करती है। परिवर्तन एक बहुस्तरीय और सामूहिक यात्रा है। तो डॉक्टर अशोक आकाश के लेख परिवर्तन और परिवर्तनशीलता के इस विश्लेषण में हमने देखा कि बदलाव जीवन का एक अविभाज्य अंग है। यह प्रकृति के नियमों में है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में है, हमारे व्यक्तिगत संघर्षों में है, जलवायु के बदलते मिजाज में है, शासन की नई पहलों में है और समाज की सोच में भी है। परिवर्तन अनिवार्य है और शायद जरूरी भी। हाँ, स्रोत ने हमें परिवर्तन के अनगिनत चेहरे दिखाए हैं, प्रकृति से लेकर नीति तक, व्यक्ति से लेकर समाज तक। पर यहाँ एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है, जो शायद श्रोताओं को अपने साथ ले जाना चाहिए। जी। परिवर्तन तो ध्रुव सत्य है, वो होकर रहेगा, लेकिन क्या हर बदलाव स्वतः ही प्रगति का पर्याय है? क्या हर नया रास्ता मंजिल की ओर ही जाता है? ये गहरा सवाल है। हाँ, या फिर हमें परिवर्तन की दिशा, उसके पीछे की नीयत, उसकी गति और उसके संभावित दूरगामी परिणामों का भी गहराई से, आलोचनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करते रहने की जरूरत है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम जिस बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं वो वास्तव में हमें बेहतरी की ओर, एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रहा है या नहीं। बहुत सही। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस विचारोत्तेजक चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि परिवर्तन और परिवर्तनशीलता पर यह गहरा मंथन हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। डॉक्टर अशोक आकाश के शब्दों में, जो समय के साथ बदलता है वही अस्तित्व में बना रहता है। चाहे वह शिक्षा नीति हो, सामाजिक सोच हो या पर्यावरण संरक्षण की दिशा, हर जगह परिवर्तन का यह प्रवाह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सुन रहे थे परिवर्तन और परिवर्तनशीलता, डॉक्टर अशोक आकाश पर यह चर्चा, केवल सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट पर। सुनते रहिए, जहां शब्दों में बसता है समय का सार और संस्कृति की आत्मा। नमस्कार।